इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड का मीनिंग है कि हम जब किसी चीज़ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं या कितनी वैल्यू उस चीज़ में हम ऐड करें। अब देखते हैं जो वैल्यू ऐड है वो कैसे करते हैं। जैसे मैंने सपोज़ मार्केट में से कोई नोटबुक लेके आई हूँ, ठीक है, वो नोटबुक का क्या प्राइस क्या है, 50 रुपीज़ का। तो मैंने उसको आगे जो है मार्केट में उसको 60 रुपीज़ में बेच रही हूँ। मैंने ख़रीदा कितने का था, 50 का, और मार्केट में मैं कितने का बेच रही हूँ, 60 में। ठीक है, तो जो 10 रुपीज़ का बीच में मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा है, जो मैंने उसमें जो प्रॉफिट अपना ऐड किया है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, तो जब मैंने 50 में बाय किया था और उसको मैंने 60 में सेल किया है, क्यों किया कि उसमें कुछ मैंने चेंजेस किए हैं, या तो फिर मैंने उस नोटबुक के ऊपर कुछ बाइंडिंग का वर्क किया है, या उसमें कुछ और ऐड किया है, इंडेक्स वगैरह समथिंग कुछ ऐड किया है। तो उसमें जो मेरे 10 रुपए लगे हैं, मैंने उसको उसमें बीच में ऐड करके उसको मार्केट में 60 का सेल किया। तो जो 10 रुपीज़ हमने बीच में मैंने अपने उसके में ऐड किए हैं, तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्ट में कि हमने कितनी वैल्यू जो है ऐड की, उसको हम वैल्यू एडेड बोलेंगे। इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड जो मेथड है, उससे हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम कितना आउटपुट दे रहे हैं, मींस कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने में किसी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस कि हमने परचेज़ कितने में किया था। जैसे मैंने अभी हमने नोटबुक की एग्जांपल दी थी, ये उसकी बात कर रहे थे कि मैंने उसको 50 रुपये में ख़रीदा था, तो यहाँ ये मैं सेल कितने में किया है, मैंने 60 में, और ख़रीदा मैंने 50 में था। तो जो बीच में डिफरेंस आया था 10 रुपये का, वो हमारा क्या होगा, वैल्यू एडेड। कई बार हमें वैल्यू की जो आउटपुट होती है नहीं दिया होता क्वेश्चन को, जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या चेक करेंगे, फिर हम उसकी जगह पे क्या करेंगे, सेल को चेक करेंगे, और साथ में ही देखेंगे चेंज इन स्टॉक को। अब चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है। चेंज इन स्टॉक वो चीज़ होती है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है, राइट। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जो डिफरेंस होता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग का, उस डिफरेंस को हम क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। इसको हम डेल्टा स्टॉक भी बोल सकते हैं, इसको हम डेल्टा में लिखते हैं, तो इसको इसलिए डेल्टा स्टॉक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पे जो सेकंड वर्ड हमने फॉर्मूला में यूज़ किया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसका क्या मीनिंग है। हमने जैसे कि कितने में जो गुड्स जो है कंज्यूम की है या परचेज़ की है, राइट। इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो इंक्लूड होता है, दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो रॉ मटेरियल जो हम प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस लगती है, उसमें जो ऐड होता है, ठीक है, इंक्लूड होता है। तो ये सारा क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमने लेदर जैकेट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लेदर जो है बाय करेंगे एज अ रॉ मटेरियल। तो उसको हम कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में बना के जैकेट्स को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग यूज़ करनी पड़ेगी, मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी, लेदर को वॉश करने के लिए, लेदर को कन्वर्ट करने के लिए, स्टिच करने के लिए। तो बहुत सारी प्रोसेसेस क्या है इसमें यूज़ की जाती हैं, और उसको यूज़फुल प्रोडक्ट मींस जैकेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम मार्केट में बेचते हैं। सपोज़ मैंने वो रॉ मटेरियल जो लेदर बाय किया था, वो मैंने 20,000 में का बाय किया था, 20,000 या 50,000 में बाय किया था, चलो 50,000 ले लेते हैं कि मैंने 50,000 में बाय किया था। और उसको मैंने जब आफ्टर प्रोसेसिंग सारा मशीनरी में यूज़ करके उसको एक स्टिचिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है, तो एक प्रॉपर जब जैकेट बना ली, उसको मैंने मार्केट में अपने जो पूरा प्रोडक्ट था मैंने 80,000 में सेल किया।
तो हमने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा था वो था हमारा 50,000 का, और मैंने उसको बेचा कितना है, हमारी कंपनी ने उसको बेचा कितना है, 80,000 में। तो जो 30,000 का बीच में डिफरेंस आया है वो क्या है, हमारा वैल्यू एडेड मेथड है। और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो क्या है, हमारी 50,000 की, कि मैंने उस रॉ मटेरियल को ख़रीदा कितने का था, एक्चुअल में उसका प्राइस क्या था। एक्चुअल में जो मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा था वो 50,000 का था, वो था इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पर जब मैंने उसको सेल किया वो था 80,000 का, राइट। तो 30,000 का जो मैंने अपना प्रॉफिट बीच में ऐड किया, अपनी जो वैल्यू ऐड की है वो है वैल्यू एडेड मेथड। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको आप प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हो। अब हमारा आ जाता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ऑफ नेशनल है इनकम मेथड। और इनकम मेथड से हमें क्या पता चलता है, इनकम से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें इसमें कैलकुलेट करेंगे इनकम को, लोगों की इनकम कितनी है उस चीज़ को कैलकुलेट करना है, कि जो हमारी कंट्री है उसमें जितने भी लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो कितना पैसा अर्न कर रही है, उन सबको इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। जब इन सब की जो इनकम होती है, नॉर्मल पीपल हो गया, कोई भी कंपनी होगी, फर्म होगी, जो वो अर्न करते हैं उनकी इनकम को हम एग्रीगेट निकालते हैं, तो उनका जो एग्रीगेट होगा वो क्या होगा, नेशनल इनकम। इससे हमने अब देखना है कि लोग कहाँ कहाँ से और कैसे जो है वो इनकम अर्न कर रहे हैं। पहले जैसे लोग, जैसे हम नॉर्मल पीपल की एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉर्मल पीपल आ जाते हैं, वो कैसे पैसा अर्न करते हैं, वो किसकी फॉर्म में अर्न करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, या इसके अलावा जो उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है वो सारी की सारी भी किसमें आ जाती है, नेशनल इनकम में, और वो भी कैलकुलेट होगी इनकम मेथड में। इसी तरह से कोई इंस्टीट्यूशन है, एजेंसीज़ है, कोई कंपनीज़ है, वो जो इनकम जनरेट करते हैं वो भी तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो हम जब इसकी इन सब की इनकम को भी ऐड कर देते हैं तो वो भी नेशनल इनकम कहलाएगी। अब इनकम मेथड में भी जो कैलकुलेशन के स्टेप्स होते हैं, या आप टाइप्स बोल सकते हैं, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड है हमारा मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिनसे हम क्या है, इनकम मेथड को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट में हम पहले डिस्कस करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स कि पर्सन जो एम्प्लॉयज़ है वो, उनको हम जो उनके काम के बदले में क्या क्या मिल रहा है उनको, या एम्प्लॉयज़ को हम क्या पे कर रहे हैं। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। सबसे पहले हम इनको वेजेस एंड या सैलरी देते हैं इन कैश। जैसे अब कोई एम्प्लॉय है हमारी फैक्ट्री में, या हमारी कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसके बदले में हम उसको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कोई हमारी कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, पर मंथ के हिसाब से देते हैं। और अगर फैक्ट्री में जो लेबर कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम कई बार क्या है, हम उनको वेजेस या सैलरी दे सकते हैं। वेजेस मीन्स दिन के हिसाब से या आवर्स के हिसाब से कितने घंटे वो काम करते हैं, उस हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं सैलरी एंड वेजेस। कई वर्कर्स को हम या लेबर को हम सैलरी पर मंथ भी दे देते हैं, और कईयों को हम वेजेस देते हैं डे के हिसाब से या उसके वर्किंग आवर के हिसाब से। तो हिसाब से जो भी हम उनको पे करते हैं वो क्या होता है, इनकम में ऐड हो जाता है। तो सेकंड हमारा आ जाता है पेमेंट इन काइंड। अब हम पेमेंट इन काइंड का क्या मतलब है कि कैश के अलावा, सैलरी एंड वेजेस के अलावा हम उनको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन दे सकते हैं किसी एम्प्लॉयज़ को हम दे सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे सकते हैं अपनी वर्कर्स को। तो वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, पेमेंट इन काइंड में, कि हम कैश के अलावा उनको अदर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बिना उनका हमने कैश की फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, बट हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, जिससे उनकी जो मनी है या इनकम है वो सेव हो रही है, एक तरह से जनरेट हो रही है। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है रिज़र्व के तौर पे रखता है। ठीक है, रिज़र्व के तौर पे जब सेव करके रखता है तो वो एक फ़ंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। उसमें अपना जो अमाउंट होता है वो जमा करवाता रहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। इस हिसाब से वो क्या है, अपना प्रोविडेंट फंड हर महीने अपनी सैलरी में से कट करवाता रहता है, सेव करता रहता है।
अब जैसे एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी में से सपोज़ वो 5,000 या 6,000 एवरी मंथ प्रोविडेंट फ़ंड में जमा करवा रहा है, तो साथ ही साथ में जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि सपोज़ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट उसका एम्प्लॉयर होगा, तो एम्प्लॉयर भी कुछ ना कुछ पैसा जो है उसके अकाउंट में ऐड करते हैं। सपोज़ वो कितना है 2,000 या 3,000 एवरी मंथ उसके अकाउंट में साथ के साथ ट्रांसफ़र करते जाते हैं या फिर ऐड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे जो 6,000 या 5,000 उसकी सेविंग थी एक पर्सन की, तो गवर्नमेंट भी उसमें 3,000 या 2,000 पर मंथ बीच में इंक्लूड करी जा रही है, उसकी इनकम में जोड़ी जा रही है। तो मीन्स हमारे प्रोविडेंट फंड में जो अमाउंट है वो हमारा जो उस एम्प्लॉय ने किया है सेव प्लस जो गवर्नमेंट उसे पे कर रही है, वो दोनों अमाउंट क्या है ऐड होके बाद में उसको रिटायरमेंट के टाइम पे फुल अमाउंट मिल जाता है, पूरा का जितना उसने सेव किया प्लस गवर्नमेंट ने जितना उसको पे किया, ठीक है। तो इसमें एक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी होती है टू द सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब एक तरह से उसको एम्प्लॉय को सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर वो रिटायर भी हो जाता है तो उसको फ्यूचर में अपने लिए कुछ ना कुछ उसने सेव करके रखा, उसकी एक सिक्योरिटी बन जाती है, वो उसने अपने फ्यूचर को सेव करके रख लिया। तो लास्ट 4 पॉइंट इसमें आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन और रिटायरमेंट मतलब जो रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा मिल रहा होता है वो भी तो पर्सन की इनकम का पार्ट होता है, ठीक है। जो पहला टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम मेथड का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किया था कि एम्प्लॉय को काम के बदले में हमें क्या क्या दे रहे थे, वो था सेकंड टाइप था हमारा, ठीक है। तो उसके सेकंड था सैलरी और वेजेस इन काइंड दे रहे हैं, थर्ड था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, और लास्ट में था कि पेंशन ऑन रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के टाइम पर भी जब पर्सन को कोई पैसा मिलता है तो वो भी किस में इंक्लूड हो जाता है, वो इनकम का पार्ट है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम मेथड, और इससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नेशनल इनकम। सेकेंड टाइप हमारी आ जाती है ऑपरेटिंग सरप्लस। मीन्स यहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेशन चल रही होती है कंपनी में, कोई भी बिजनेस का जो ऑपरेशन चल रहा है, जैसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश्ड गुड में, ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या है, ऑपरेशन एक्टिविटी है, तो वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सरप्लस में है। यहाँ पे सरप्लस का मीनिंग क्या है, सरप्लस का मीनिंग होता है प्रॉफिट, कि हमें ऑपरेटिंग से कितना सरप्लस या कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हम जैसे कहाँ से कंपनी को इनकम जनरेट हो रही है। अब कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है। अगर तो ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो एज इट एज हम ऑपरेटिंग सरप्लस को उठा के लिख देते हैं, पर अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होता तो फिर हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है या प्रॉफिट होता है। उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, उससे हम इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी को किसी बिल्डिंग से या किसी प्लांट से जो है वो रेंट आ रहा है, वो भी इनकम का पार्ट है, ठीक है। या उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट से उसको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इनकम का पार्ट है। और अगर हमें कंपनी का कई बार प्रॉफिट भी नहीं गिवन होता, तो हमें नहीं पता होता कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है उस ईयर का, तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास, फिर हमें प्रॉफिट चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमारे पास होता है डिविडेंड चेक करेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड से हमें पता चल जाएगा कि उस कंपनी का कितना प्रॉफिट है। डिविडेंड क्या होता है, मींस जो शेयर्स के बदले में शेयर होल्डर को दिया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट के एक तरह का प्रॉफिट होता है जो हम अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, इनकम का पार्ट होता है। और कुछ पार्ट जो कंपनी प्रॉफिट में से निकाल कर गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, ठीक है। सेकंड आ जाता है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो पेमेंट करती है गवर्नमेंट को कंपनी टैक्स की फॉर्म में, वो भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, ठीक है, वो अपने प्रॉफिट में से ही निकाल के देती है। तो थर्ड आ जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि जो चीज़ हमने अपने शेयर होल्डर को या एम्प्लॉयर्स को ने अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता, जिसको हम रिज़र्व भी बोल सकते हैं, कि हमने इस कंपनी ने क्या है उसको एज अ रिज़र्व रख लिया किस फ्यूचर के लिए सेव करके रख लिया। अगर फ्यूचर में कोई मिसकंसेप्शन हो जाती है, कोई कॉन्टीजेंसी आ जाती है, तो उसको कवर करने के लिए वो अमाउंट क्या है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, वो सारा का सारा किसका में इंक्लूड हो जाएगा, इनकम में। तो इससे हम इनकम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ इनकम मेथड आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम से नाम से ही पता चल रहा है मिक्सअप, ठीक है, कोई चीज़ जो है
जहाँ कोई वैल्यू जो है ऐड हो रही है, मिक्स हो रही है। पहले जो हमने 2 मेथड किए हैं, ठीक है, फर्स्ट था कंपनसेशन वाला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकेंड हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, और थर्ड वन इज़ द मिक्स्ड, कि इन दोनों इनकम मेथड में से जो इनकम जनरेट हो रही है वो सारा का सारा किसका पार्ट होगा, मिक्स्ड इनकम का। स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो गए, कोई बिजनेसमैन है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उसको कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है। सपोज़ कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को यूज़ करके वहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेबर्स को वो वेजेस पे कर रहा है, तो वेजेस से वो है एक पर्सन के लिए इनकम है, और उसके बदले, ठीक है, अगर वो लैंड है, उसने कोई लैंड को रेंट पे दिया हुआ, उसको रेंट रिसीव हो रहा है, कैपिटल लगाई है उसने, मतलब पैसा जो है इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट से उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो और एंटरप्रेन्योर जो है उसको हमेशा प्रॉफिट होता है, मतलब वो प्रॉफिट की फॉर्म में जो इनकम उसको अर्न हो रही है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड। ये सारी की सारी जो वेजेस होती हैं, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया एंड प्रॉफिट, वो सारा का सारा किस में इंक्लूड होगा, मिक्स्ड इनकम में। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इनकम मेथड में जो लास्ट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, NDPFC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारे फॉर्मूले, जो सारे कंटेंट्स हमने किए हैं, इन सबको हमने यूज़ करके लास्ट में हम एक इनकम मेथड का कैलकुलेट करते हैं, और जो आंसर हमारा आता है वो आता है NDPFC, फैक्टर कॉस्ट के अंडर आती है ये, और इसको हम सिंपली डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं। इससे हमारी जो है डोमेस्टिक इनकम अब आता है हमारा थर्ड एंड लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। अब नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हमने इसमें क्या देखना है, एक्सपेंसेस देखने हैं कि टोटल इकॉनमी में कितना खर्च हो रहा है। एक अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विस को, जो सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने परचेज़ की हैं गुड्स, उस पर हमारा कितना खर्च आ रहा है। अगर सारे खर्चों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारी नेशनल इनकम। इसको हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोल सकते हैं, और या फिर इसको हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल एक्सपेंडिचर मीन्स क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने खर्चे किए होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब ये देखना है कि ये खर्चे करता कौन कौन है, जो हमारी इकॉनमी को इफ़ेक्ट करता है, कि हमारी जो नेशनल इनकम को इफ़ेक्ट करता है उससे। तो फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम C से डोनेट करते हैं, जब भी हम इसको लिखते हैं तो C से कैलकुलेशन में इसको C से डोनेट किया जाता है। सबसे पहले जो हाउस होल्ड होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो खर्चे करते हैं, ठीक है, जिससे में इंक्लूड हम क्या क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर सर्विसेज, वो जो बाय कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो गया या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गई, उसके ऊपर जो खर्चे करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स पर जो खर्चे करते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन में। सेकेंड है हमारी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम G से लिखते हैं, G से डोनेट किया जाता है। अब गवर्नमेंट भी तो कुछ न खर्चे करती है, ठीक है, वो जो सारे के सारे खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट करती है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट होता है। गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, रोड्स को बिल्ड कर दिया, हॉस्पिटल्स बना दिए, डैम कंस्ट्रक्ट कर दिए, वो सारे के सारे इनको कंस्ट्रक्ट करने में जो खर्चे करती हैं गवर्नमेंट, वो सारे नेशनल इनकम के पार्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे वो गवर्नमेंट कोई खर्चा कर सकती है डिफेंस के लिए, वेपन्स वगैरह को ख़रीद लिया, उसके ऊपर भी सारे जो गवर्नमेंट खर्चे करती है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट होता है। तो थर्ड हमारी है, इसमें जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम I से डोनेट करते हैं, I से लिखा जाता है वो खर्च जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होने वाली गुड्स को परचेज़ करने में लगता है, ठीक है, ऐसा खर्चा जिससे हम कोई गुड्स को परचेज़ करके उसको एक इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम प्रोडक्शन की में कोई भी इन्वेस्ट करते हैं
ठीक है, गुड्स को बाई करते हैं तो जो पैसा लगाया जाता है वो होता है पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर का। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, ठीक है, जो क्या करता है, ट्रैक्टर बाई किया उसने अपने फार्मिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो जो ट्रैक्टर की फॉर्म में उसने पैसा लगाया है वो क्या है, उसने अपना जो पैसा लगाया ट्रैक्टर पे वो एक तरह से उसने पैसा इन्वेस्ट कर लिया। तो अब जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी दो तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है कि जैसे जो खर्चे, जो एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर अपनी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में करता है, ठीक है, जैसे उसने कोई प्लांट एंड मशीनरी बाय कर ली, कोई ट्रैक्टर बना लिया, कोई कुछ मशीनरी बना ली है, तो वो क्या है, एक फिक्स्ड एसेट की फॉर्म में जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है। सेकंड आ जाती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, ठीक है, कि जो चेंज इन स्टॉक है, इन्वेंट्री में जो चेंज इन स्टॉक होता है वो क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, जो मतलब जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो वो सारा किस में आ जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। फोर्थ क्लासिफिकेशन होती है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि कितनी जो गुड्स है कोई कंट्रीज है कितना इंपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट। जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो भी हमारा क्या है, नेशनल इनकम का पार्ट होता है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब लास्ट में जब हम इन सारे एक्सपेंडिचर्स को, जो प्राइवेट है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो जो नेट एक्सपोर्ट है, जब हम इन सबके जो को एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देते हैं तो लास्ट में जो आंसर हमारा आता है वो क्या हो जाता है, GDP-MP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा जो हम लास्ट में जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, GDP-MP एट मार्केट प्राइस। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट हमने किया है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड हमने किया इनकम मेथड, एंड लास्ट हमने किया है एक्सपेंडिचर